हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू जीके स्टडी कॉर्नर हिंदी। जैसा कि आप जानते हैं, हम कर रहे थे क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 15 इम्प्रूवमेंट इन द फूड रिसोर्सेज। मतलब हमारे जो भोजन के साधन है, हम उन्हें किस तरह से और बेहतर बना सकते हैं। तो इसके लिए हमने जाना कि अगर हम अपना उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, हमारे पास ज़मीन की जो ज़मीन है वो लिमिटेड है, तो हमें हाई यील्डिंग वैरायटी की जो क्रॉप है वो लगानी चाहिए। इसके बाद हमने पिछले वीडियोस में ये सीखा कि सबसे पहले अगर हमें उत्पादन बढ़ाना है तो हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहली है क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, मतलब अच्छी किस्म के बीज लगाना। फिर क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट, मतलब जब हमारी फसल उगे तब उसको ध्यान से देखना। और क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट तीसरे चीज़ का नाम मतलब है कि जब हमारी जो फसलें हैं उसका अनाज हमारा तैयार हो जाए तो उसको ध्यान से संभाल के रखना ताकि वो ख़राब ना हो। तो हम लोग क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट उसमें कर चुके थे। इसके बाद अब सेकंड हमारे पास था क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट मतलब हमारा जो उत्पादन है उसको हम किस तरह से ध्यान में रखें। तो चलिए हम इसकी चैप्टर रीडिंग स्टार्ट करते हैं अच्छे से समझने के लिए। हाँ, in India, as many as many other agriculture based countries, the farming ranges from small to large farms। मतलब अगर हम भारत में देखें तो बाकी जिस तरह जो खेती प्रधान देश हैं उन्हीं की तरह यहाँ भी जो किसान हैं उनके पास छोटे से छोटा खेत भी है और बहुत बड़े बड़े फार्म्स भी हैं। डिफरेंट फार्मर्स दस हैव मोर और लेस लैंड, मनी एंड एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजीज। तो इसका मतलब है कि इस तरह से जो अलग अलग किसान हैं, जो जो किसान हैं उनके पास या तो बहुत ज़्यादा ज़मीन है या कम ज़मीन है। इसके अलावा पैसे भी किसी के पास ज़्यादा हैं तो किसी के पास कम है, और किसी के पास तकनीक जो है, आधुनिक तकनीकें हैं वो बहुत अवेलेबल हैं और किसी के पास नहीं भी हैं। In short, it is the money or the financial condition that allows the farmers to take up the different farming practices and agricultural technologies। अगर हम सीधे सीधे बात करें तो ये पैसा है, पैसे पे ही डिपेंड करता है। मतलब जो आर्थिक स्थिति है किसान की, उसी पे ये डिपेंड करता है कि वो कितनी आधुनिक जो तकनीक है उसकी सहायता से वो खेती बाड़ी बढ़िया कर पाता है। मतलब अगर पैसे कम हैं तो उसके पास संसाधन कम है और वो पुराने जो पारंपरिक तरीके हैं उन्हीं से खेती करता है। लेकिन अगर उसके पास पैसे हैं तो इसका मतलब वो आधुनिक तकनीक का भी प्रयोग करता है और उसी आधुनिक तकनीक के प्रयोग से वो कम ज़मीन में से भी अधिक झाड़ निकाल पाता है। देयर इज़ अ कोरिलेशन बिटवीन हायर इनपुट्स एंड यील्ड्स। मतलब अगर हम देखें तो जितनी लागत है उसमें और जितना उत्पादन है, इसके बीच में सीधा संबंध है। अगर लागत ज़्यादा है, इनपुट ज़्यादा है, तो हमारा उत्पादन भी अधिक होता है। दस द फार्मर्स परचेजिंग कैपेसिटी फॉर द इनपुट डिसाइड्स द क्रॉपिंग सिस्टम। मतलब एक जो किसान है उसकी किसी चीज़ को खरीदने की कितनी क्षमता है, यही इस बात को डिसाइड करती है कि वो कितनी फसलें उगाएगा। एंड द प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस, और वो किस तरह के उत्पादन की तकनीकें अपनाएगा। देयरफॉर प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस कैन बी एट डिफरेंट लेवल्स। मतलब जो हमारी उत्पादन की अलग अलग तरीके हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। दे इंक्लूड नो कॉस्ट प्रोडक्शन, हो सकता है कि वो इस तरह से उत्पादन करे जिसमें कोई खर्चा ना हो। नो कॉस्ट मतलब जिसमें बिल्कुल भी खर्चा ना हो। लो कॉस्ट मतलब इस तरह उत्पादन करे जिसमें बहुत कम खर्चा हो। एंड हाई कॉस्ट प्रोडक्शन, या फिर वो इस तरह से उत्पादन करे कि उसमें उसको काफ़ी ज़्यादा खर्चा भी करना पड़े। अब हमारे पास है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। मतलब सबसे पहले है कि अगर हम उत्पादन करते हैं तो उसमें पोषक तत्वों को किस तरह से संभालेंगे। जस्ट एज वी नीड फूड फॉर द डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड वेलबींग, प्लांट्स ऑल्सो रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ। मतलब जैसे हम इंसान हैं, हमें अपने बढ़ने के लिए, अपनी सेहत के लिए अच्छे खाने की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह से जो पौधे होते हैं उन्हें भी बढ़ने के लिए अच्छे पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। न्यूट्रिएंट्स आर सप्लाइड टू द प्लांट्स बाय एयर, वाटर एंड सॉइल। और जो पौधे हैं उनको ये पोषक तत्व हवा, मिट्टी और पानी के द्वारा मिलते हैं। देयर आर 16 न्यूट्रिएंट्स विच आर इसेंशियल फॉर द प्लांट्स। अगर हम देखें तो पौधों के लिए 16 पोषक तत्व होते हैं जो बहुत ज़रूरी हैं।
एयर सप्लाइज कार्बन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कम्स फ्रॉम द वाटर। हवा जो है उससे उन्हें कार्बन और ऑक्सीजन मिलती है, जो हाइड्रोजन है वो उन्हें पानी से मिलती है। एंड सॉइल सप्लाइज द अदर 13 न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट, और जो मिट्टी है वो बाकी के 13 जो पोषक तत्व हैं वो पौधों को देती है। अमंग दीज 13 न्यूट्रिएंट्स 6 आर रिक्वायर्ड इन अ लार्ज क्वांटिटीज दैट आर देयरफॉर कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। अगर हम इन 13 पोषक तत्वों की बात करें तो इनमें से 6 ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में जिनकी ज़रूरत पड़ती है और इसीलिए उन्हें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। अदर 7 न्यूट्रिएंट्स आर यूज्ड बाय द प्लांट्स इन द स्मॉल क्वांटिटीज एंड देयरफॉर आर कॉल्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। और इसके अलावा जो बाकी के 7 बचे वो जो पोषक तत्व हैं वो कम मात्रा में पौधों को चाहिए, इसलिए उन्हें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। Deficiency of these nutrients affect the physiological processes in the plants, including the reproduction, growth and susceptibility to the diseases। मतलब अगर इन पोषक तत्वों की कमी रहती है तो उसकी वजह से जो पौधे हैं उनकी बढ़ोतरी में बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, जैसे कि वो पौधे अच्छा बीज पैदा नहीं कर पाते, अच्छे से बढ़ नहीं पाते, इसके अलावा उन्हें बीमारियां भी जल्दी पकड़ लेती हैं। टू इंक्रीज द यील्ड द सॉइल कैन बी एनरिच्ड बाय सप्लाइंग दीज न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। मतलब अगर हमें अपने फसलों में झाड़ बढ़ाना है तो हमें उसके लिए जो अपनी मिट्टी है उसमें खाद डालकर, मैन्योर होता है जो हम खुद से खाद बनाते हैं वो, और फर्टिलाइजर्स होता है जो फैक्ट्रीज़ में खाद बनाई जाती है। मतलब अगर हमें ज़्यादा उत्पादन चाहिए तो हमें अपनी खुद की बनाई हुई खाद और उसके अलावा फैक्ट्रीज़ में बनाई हुई जो खाद है वो डालकर अपनी जो खेती बाड़ी के लिए मिट्टी है उसे ज़्यादा रिच करने की ज़रूरत होती है। अब इसके बाद हमारे पास आती है मैन्योर। मैन्योर मतलब खाद। तो खाद में है मैन्योर कंटेन्स द लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड ऑल्सो सप्लाई स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। मतलब जो मैन्योर या खाद होती है इसमें कई जैविक पदार्थ होते हैं जो बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, इसके अलावा बहुत कम मात्रा में पोषक तत्व भी होते हैं। मैन्योर इज़ प्रिपेयर्ड बाय डीकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एक्सक्रीटा एंड प्लांट वेस्ट। ये जो मैन्योर है इसको हम जो हमारे जानवरों का गोबर होता है वो, और उसके अलावा जो गले सड़े पौधे हैं उनको डीकम्पोज करके, मतलब उनको एक जगह पे मिट्टी के नीचे दबा के गला दिया जाता है, और वो जो गला हुआ पदार्थ पैदा होता है उसे ही मैन्योर या खाद कहा जाता है। मैन्योर हेल्प्स इन एनरिचिंग द सॉइल विद द न्यूट्रिएंट्स एंड ऑर्गेनिक मैटर एंड इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी। ये जो खाद होती है इसकी वजह से जो मिट्टी है उसमें पोषक तत्व बढ़ते हैं, उसके अलावा जैविक पदार्थ भी बढ़ते हैं, और इसी वजह से जो सॉइल है जो मिट्टी है उसकी उर्वरता बढ़ जाती है। द बल्क ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर इन द मैन्योर हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द सॉइल स्ट्रक्चर। मतलब अगर मिट्टी में जो जैविक पदार्थ हैं वो अधिक होंगे तो उसकी वजह से जो मिट्टी है उसकी संरचना बढ़िया हो जाती है। दिस इन्वॉल्व्स इंक्रीजिंग द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सैंडिंग सॉइल्स। मतलब अगर जैविक पदार्थ उसमें ज़्यादा होते हैं तो रेतीली मिट्टी भी अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा समय तक पानी को रोक पाती है। इन क्लेई सॉइल्स द लार्ज क्वान्टिटीज़ ऑफ ऑर्गेनिक मैटर हेल्प इन द ड्रेनेज एंड इन अवॉइडिंग द वाटर लॉगिंग। अगर मिट्टी जो है वो चिकनी है तो उसमें जितना ज़्यादा हम जैविक पदार्थ डालते हैं तो उसकी वजह से जो पानी है वो उसमें से आसानी से निकल जाता है, और जिसकी वजह से वहाँ पानी ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं होता। इन यूजिंग द मैन्योर वी यूज़ बायोलॉजिकल वेस्ट मटेरियल। अब क्योंकि हम जब ये खाद प्रयोग करते हैं तो इसमें हम कुदरती जैविक पदार्थ जो होते हैं वो हम प्रयोग में लाते हैं, विच इज़ एडवांटेजियस इन प्रोटेक्टिंग, जिसकी वजह से हमें फ़ायदा मिलता है किस चीज़ में, which is advantageous in protecting our environment from the excessive use of fertilizers। इसकी वजह से हमारा जो वातावरण है उसमें जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं वो हमें कम प्रयोग करने पड़ते हैं। यूजिंग द बायोलॉजिकल वेस्ट मटेरियल इज़ द
इज़ ऑल्सो अ वे ऑफ रिसाइकलिंग द फार्म वेस्ट। मतलब अगर हम ये जैविक वेस्ट, ये जो कुदरती रूप से मिलने वाला जो वेस्ट मटेरियल है, जो बेकार सामान है, अगर हम उसे प्रयोग करते हैं तो इसकी वजह से जो हमारे खेती बाड़ी से जो हमें बेकार चीज़ें मिलती हैं वो भी आगे दोबारा से प्रयोग में लाई जाती हैं। बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल यूज्ड, मैन्योर कैन बी क्लासिफाइड एज। मतलब अगर हम इस मटेरियल को जो हम कुदरती तौर पे मिलने वाला मटेरियल जो हम यूज़ करते हैं, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हम इस वेस्ट मटेरियल को 2 भागों में बांट सकते हैं, कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट। अब सबसे पहला है कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट, द प्रोसेस इन विच द फार्म वेस्ट मटेरियल लाइक लाइवस्टॉक एक्सक्रीटा, वेजिटेबल वेस्ट, एनिमल रिफ्यूज, डोमेस्टिक वेस्ट, सीवेज वेस्ट, स्ट्रॉ or eradicated weeds etc. is decomposed in pits is known as composting। मतलब सबसे पहले है कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट। अब कंपोस्ट का मतलब है कि जब हम जानवरों का जो गोबर होता है, जैसे वो, उसके अलावा जो गली सब्जियों के छिलके हैं, या फिर जानवरों की जो जानवरों का वेस्ट मटेरियल है, डोमेस्टिक वेस्ट, घर का जो गीला वाला कचरा है रहता है वो, सीवेज वेस्ट, इसके अलावा गले सड़े पौधे, ये सब जो चीज़ें हैं, या फिर जितने बेकार पौधे जो हम अपने खेतों में से निकालते हैं जिनका हमें प्रयोग नहीं है, जब हम इन सब चीज़ों को एक बड़े से गड्ढे में डालकर ढककर गलने के लिए छोड़ देते हैं तो इसे हम कंपोस्टिंग का नाम देते हैं। द कंपोस्ट इज़ रिच इन ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स। ये जो कंपोस्ट होता है ये जैविक पदार्थों में और कई पोषक तत्व इसमें बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। कंपोस्ट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग द अर्थवॉर्म्स टू हेस्टन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल रिफ्यूज। मतलब जो जानवरों का गंध होता है वो, उसके अलावा जो पौधे हैं उन वो जल्दी से गल पाएँ इसके लिए हम उसके बीच में केंचुए भी छोड़ते हैं, और जब केंचुओं को छोड़कर ये जो कंपोस्ट बनाया जाता है तो उसे हम वर्मी कंपोस्ट का नाम देते हैं। अब इसके एक तो हमारे पास है कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट, दूसरा है ग्रीन मैन्योर, मतलब हरा चारा। Prior to the sowing of the crop seeds, some plants like sun hemp or guar are grown and thus mulched by plowing them into the soil। मतलब जब हमने जो ज़मीन है, बीजों को बोने से पहले जब हम ज़मीन को थोड़ी देर रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं, खुली छोड़ देते हैं, तो उसमें कई तरह के पौधे, जैसे ग्वार हुआ, इस तरह के कुछ पौधे अपने आप उग जाते हैं। तो इन पौधों को क्या किया जाता है, इन पौधों को हल चलाकर वहीं मिट्टी में दबा दिया जाता है। सो दीज green plants thus turn into green manure which help in enriching the soil in nitrogen and phosphorus। मतलब ये जो हरे पौधे जो ज़मीन के बीच में दब जाती हैं, यही हरी खाद का काम करते हैं, और इसकी वजह से हमारी जो मिट्टी है उसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की मात्रा बढ़ जाती है। तो मैन्योर होता है वो जो हम कुदरती तरीक़ों से जिस खाद को हम बनाते हैं उसे हम मैन्योर कहते हैं। अब इसके बाद हमारे पास आता है फर्टिलाइज़र्स होता है वो वाली खाद जो कि हम जो कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में अलग अलग केमिकल्स को मिलाकर बनाई जाती है। फर्टिलाइज़र्स आर कमर्शियली प्रोड्यूस्ड प्लांट न्यूट्रिएंट्स। मतलब फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं वो बड़े लेवल पे फैक्ट्रीज़ या मार्केट्स में फैक्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं, और इनमें जो पौधे होते हैं उनके ज़रूरी पोषक तत्व ही होते हैं। फर्टिलाइज़र्स सप्लाई नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम। तो ये जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं, उर्वरक होते हैं, ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम देते हैं पौधों को। दे आर यूज्ड टू एंश्योर गुड वेजिटेटिव ग्रोथ। ये हम इसलिए डालते हैं ताकि इसकी वजह से जो पौधे हैं वो अच्छे से बढ़े फूलें। मतलब अगर हम ये वाले जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं अगर हम ये डालते हैं तो इसकी वजह से पौधों में पत्ते अच्छे आते हैं, उनकी टहनियाँ अच्छी बनती हैं और अच्छे फूल भी आते हैं। इट गिव्स राइज टू द हेल्दी प्लांट्स। और इसकी वजह से जो सेहतमंद पेड़ पौधे हैं वो अच्छे से बढ़ते हैं। फर्टिलाइज़र्स आर अ फैक्टर इन द हाई यील्ड ऑफ फर्टिलाइज़र्स आर अ फैक्टर इन अ हायर यील्ड्स ऑफ हाई कॉस्ट फार्मिंग। मतलब ये जो फर्टिलाइज़र्स हैं, ये जो केमिकल उर्वरक हैं, ये केमिकल उर्वरक जो हैं ये एक
हाई कॉस्ट फार्मिंग मतलब जहाँ पे हमारे पास खेती बाड़ी में लगाने के लिए अधिक पैसे होते हैं, तो वहीं पे हम केमिकल फर्टिलाइज़र्स को प्रयोग में लाते हैं। फर्टिलाइज़र्स शुड बी अप्लाइड केयरफुली इन द टर्म्स ऑफ प्रॉपर डोज, टाइम एंड ऑब्जर्विंग प्री एंड पोस्ट एप्लीकेशन प्रिकॉशंस। मतलब ये जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं इनको बहुत ध्यान से डालना चाहिए, मतलब कितनी मात्रा में डालना चाहिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए, किस समय डालना चाहिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा उनको डालने से पहले केमिकल फर्टिलाइज़र्स को डालने से पहले और डालने के बाद किन बातों का ध्यान देना चाहिए, हमें इन चीज़ों को लेकर बहुत अधिक केयरफुल होना चाहिए, ताकि हम इन केमिकल्स को अच्छे से प्रयोग में ला सकें। फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स द फर्टिलाइजर्स गेट वॉश्ड अवे ड्यू टू द एक्सेसिव इरिगेशन। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं अधिक पानी देने की वजह से ये मिट्टी में घुलकर आगे चले जाते हैं एंड आर नॉट फुली एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स। और जो पेड़ पौधे हैं उन्हें अच्छे से अपने उसमें पेड़ पौधे अपने अंदर इसको अच्छे से नहीं सोख पाते। दिस एक्सेस फर्टिलाइज़र देन लीड्स टू द वाटर पोल्यूशन। मतलब अगर हम ये जो पेड़ पौधे हैं इनमें जो हम अधिक अपने पेड़ पौधों में जो हम अधिक खाद डालते हैं, अगर ये पानी में बहकर निकल जाती है तो इसकी वजह से जो पानी है वो दूषित हो जाता है। Also we have seen in the previous chapter continuous use of fertilizers in an area can destroy soil fertility। हमने ये भी जैसे पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है कि अगर हम अधिक फर्टिलाइज़र्स को प्रयोग में लाते हैं, अगर हम अधिक खाद्य पदार्थों को प्रयोग में लाते हैं तो इसकी वजह से जो हमारी मिट्टी है उसकी उर्वरता कम हो जाती है। बिकॉज द ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल इज़ नॉट रीप्लेनिश्ड। क्योंकि इसकी वजह से जो मिट्टी है उसमें जो जैविक पदार्थ है वो पूरे नहीं हो पाते। एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द सॉइल आर हार्म्ड। और जो मिट्टी में छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं उनको भी नुकसान होता है। शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग फर्टिलाइज़र्स एंड द लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। मतलब जो ये फर्टिलाइज़र्स हैं या केमिकल खाद्य पदार्थ हैं इनको प्रयोग करने से हमें थोड़ा ही फ़ायदा होता है। एंड लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स ऑफ and the long term benefit of using manure for maintaining the soil fertility have to be considered while aiming for the optimum yield in the crop production। मतलब अगर हम अधिक मात्रा में कम मात्रा में या कम समय के लिए जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं हमें वो प्रयोग में लाने चाहिए, और लंबे समय के लिए हमें जो मैन्योर है मतलब जो कुदरती पदार्थ हैं केवल उन्हें ही प्रयोग में लाना चाहिए, ताकि हम अच्छे से अपने यहाँ पे खेती बाड़ी या जो उत्पादन है अच्छे से हमें मिल पाए। Organic farming is the farming system in which minimal or the no use of chemicals as fertilizers, herbicides, pesticides, etc. and with the maximum input of organic manures recycled। सबसे पहले हम समझते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ अ फार्मिंग सिस्टम। मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसी खेती बाड़ी का प्रयोग है जिसमें विद नो यूज़ ऑफ केमिकल्स एज फर्टिलाइज़र्स, जिसमें हम किसी भी तरह का केमिकल जैसे कि खाद्य पदार्थ है हम उन्हें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते। हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स मतलब उसमें हम किसी भी तरह के कीड़े मार दवाइयाँ या किसी भी तरह की कोई भी जो दवाइयाँ हैं वो हम नहीं प्रयोग करते। एंड विद द मैक्सिमम इनपुट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर्स, और जिसमें हम अधिक से अधिक कुदरती या जैविक खाद्य हैं सिर्फ उन्हें ही प्रयोग में लाते हैं। रिसाइकल्ड फार्म वेस्ट, इसके अलावा जो हमारे खेती बाड़ी में से वेस्ट निकलता है जैसे कि सूखे हुए या गले सड़े पत्ते, इसके अलावा जो जानवरों का गोबर है वो, यूज़ ऑफ बायो एजेंट्स सच एज कल्चर ऑफ ब्रू ग्रीन एग्रे इन प्रेपरेशन ऑफ बायो फर्टिलाइज़र्स। इसके अलावा हम लोग प्रयोग करते हैं बायो एजेंट्स, कुदरती चीज़ें जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गे, मतलब जो हरी नीली काई है हम उसका प्रयोग करते हैं अपने फर्टिलाइज़र्स बनाने के लिए। नीम के पत्ते, और इसके अलावा हल्दी जिसे कि हम प्रयोग में लाते हैं अपने अनाज को स्टोर करने के लिए ताकि उसमें कीड़े ना पकड़े। विद हेल्दी क्रॉपिंग सिस्टम्स, इसके अलावा हम उसमें अच्छे तरीके के खेती बाड़ी के तरीके उसमें
जिसमें हम अच्छे खेती बाड़ी के तरीके भी प्रयोग में लाते हैं, जैसे कि मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग मीन्स 2-3 फसलें मिलाकर लगाना, इंटर क्रॉपिंग अच्छे से अच्छी फसलें लगाना, एंड क्रॉप रोटेशन और सही समय पे अलग अलग फसलें लगाना, एज डिस्कस्ड बिलो, जो कि हमें नीचे बताया गया है। इस तरह की चीज़ें लगाकर हम फसलें उगाते हैं। दीज क्रॉपिंग सिस्टम्स आर बेनिफिशियल इन इंसेक्ट, पेस्ट एंड वीट कंट्रोल बिसाइड्स प्रोवाइडिंग द न्यूट्रिएंट्स। तो ये जो खेती बाड़ी के तरीके हैं हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं, इसमें कीड़े भी कम लगते हैं और इसके अलावा जो ज़मीन है उसे भरपूर पोषक तत्व भी मिल पाते हैं। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब है इस तरह की फार्मिंग जिसमें हम अच्छे से सिर्फ कुदरती संसाधनों को प्रयोग में लाते हुए फसल उगाते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया। फिर भी कहीं कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।